अब अपन मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की बात करेंगे, पारगम्यता की बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, प्लाज्मा कला में से होकर पदार्थों का गुजरना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होती है। बहुत बार बहुत से लोग इस बात को ध्यान में रखे बिना ये बोलते हैं कि प्लाज्मा कला अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमेबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल नहीं होती, वो तो सिलेक्टिवली परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब है सारी चलनियां अर्ध पारगम्य हैं। चलनियों में जो रंध्र की साइज है, पोर साइज है, उसमें से छोटे पदार्थ तो नीचे आ जाएंगे, बड़े पदार्थ ऊपर आ जाएंगे। इसको कहते हैं अर्ध पारगम्य। लेकिन यहां साइज से कोई मतलब नहीं है। सेल के बाहर कोई पदार्थ है जो सेल में उपयोगी है, उसको अंदर आने देना है, और सेल में प्रवेश कोई मॉलिक्यूल प्रवेश करना चाह रहा है, वो हानिकारक है, उसको नहीं आने देना है। साइज से कोई मतलब नहीं है। कोई भी छोटा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है। की तरह से यदि कोई चीज अंदर से बाहर जाना चाह रही है, उसको तो सेल में आवश्यकता है, खुद भी आवश्यकता है, तो उसको नहीं जाने देंगे। और निकालना है तो निकाल देंगे उसको। साइज से कोई मतलब नहीं है। ये सिलेक्टिवली परमेबल कहलाती है। और अपन ने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन तो हाईली सिलेक्टिवली परमेबल है, नॉट ओनली सिलेक्टिव। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली सिलेक्टिवली परमेबल। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को दो में बांट दिया अपन ने, इस आधार पर कि एटीपी खर्च होते हैं कि नहीं होते हैं। यदि ऊर्जा या एटीपी खर्च होते हैं तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, नहीं होते हैं तो उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? वो फिजिक्स के सामान्य नियम के अनुसार, वो डिफ्यूजन का जो नियम है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, वो ये जो इसमें कोई बायोलॉजी शामिल नहीं है, इसमें सिंपल फिजिक्स शामिल है कि पदार्थ ज्यादा से कम सांद्रता की ओर जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से भी, हालांकि वो चयनात्मक होगा। डिफ्यूजन जिसको कहेंगे अपन, या इसको अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, वो चयनात्मक होगा। ज्यादा से कम की ओर भी मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि आने देना है कि नहीं आने देना है। तो एटीपी खर्च नहीं हुए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और एटीपी खर्च हो गए तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट फिर दो तरह का है। यदि रंध्रों में से होता है तो सिंपल डिफ्यूजन। अब रंध्र के चारों ओर भी गार्ड प्रोटीन होती है, प्रोटीन ऐसी होती है जो चेक करते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। और यदि प्रोटीन की सहायता से प्रोटीन के साथ जुड़कर कोई मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको अपन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या थर्मल डिफ्यूजन या ऊष्मीय विसरण कहते हैं। और यदि ऊर्जा व्यय होती है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट तीन तरह का है, प्राइमरी एक्टिव, सेकेंडरी एक्टिव और ग्रुप ट्रांसलोकेशन। अब अपन विस्तार से एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले लेंगे अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट और उसके दोनों विधियां, फिर अपन लेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसकी तीनों विधियां। तो जैसे अपन ने अभी बात की, पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन, निष्क्रिय अभिगमन, एटीपी खर्च नहीं होते, ऊर्जा व्यय नहीं होती, पदार्थों का ट्रांसपोर्ट उष्मागतिकी के सेकंड नियम के अनुसार उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। जहां सांद्रता ज्यादा होती है वहां मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन, टकराहट ज्यादा होती है, इसलिए वो वहां जाते हैं जहां पर सांद्रता कम होती है। इसको अपन डाउनहिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। पहाड़ से जैसे पानी नीचे की ओर बिना किसी ऊर्जा के आता है, उससे तुलना करते हुए इसको डाउनहिल ट्रांसपोर्ट, पहाड़ पर से नीचे की ओर आना। अब इसको अपन ने दो में बांट दिया, सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब सरल विसरण। सरल विसरण का मतलब किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल की वाहक के रूप में आवश्यकता नहीं है, बिना वाहन के होता है। ये मॉलिक्यूल खुद चलकर दूसरी जगह जाता है। तो कैसे जाएगा? रंध्रों में से जाएगा। और यदि पतले रास्ते हैं, पतले लंबे रास्ते हैं, तो उनको कंदराएं कहते हैं अपन, उनमें से जाएगा। और ये जो पतले रास्ते हैं, पोर हैं या टनल्स हैं, ये भी खास तरह की प्रोटीन से घिरी हुई हैं।
और वो प्रोटीन आने देती है खास तरह के मॉलिक्यूल को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, और छोटे मॉलिक्यूल को भी रोक सकती है यदि प्रोटीन को ये एहसास हो कि इसको नहीं बाहर जाने देना है या कोशिका में प्रवेश नहीं करने देना है, तो उसको रोक देगी। और बड़े मॉलिक्यूल के लिए वो दरवाजा खोल देती हैं। चैनल्स की प्रोटीन इस तरह से मूव करती हैं जिससे आर पार रास्ता बन जाता है, या इस तरह से मूव करते हैं जिससे रास्ता बंद हो जाता है। तो इन प्रोटीन के द्वारा ये चयनात्मक ट्रांसपोर्ट होता है। अब यदि जैसे उदाहरण की बात करें अपन, तो उदाहरण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लें, सबसे बढ़िया उदाहरण है। श्वसन में लंग्स से रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आती है और ऑक्सीजन लंग्स से रक्त में जाती है। और टिश्यूज में उल्टा होता है, रक्त से ऑक्सीजन टिश्यूज में जाती है और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आती है। तो ये जो एक्सचेंज है, ये एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। और यदि अपन जल की बात भी करें, तो जल का जो सिंपल डिफ्यूजन है उसको अपन ओस्मोसिस या परासरण कहते हैं। जल के सरल विसरण को परासरण कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। अब एक चीज और, अपन किडनी में फिल्ट्रेशन की बात करें, तो किडनी में जो चलनियां होती हैं, बोमेंस कैप्सूल होता है, वहां पर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, वहां पर वो पदार्थ भी बाहर निकलते हैं जो नहीं निकलने चाहिए, जिनकी आवश्यकता शरीर को है। जैसे विटामिन निकल जाते हैं, तो इन जैसे अमीनो एसिड्स निकल जाते हैं, जैसे ग्लूकोज निकल जाता है, ये पदार्थ निकल जाते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता है। लेकिन ये विसरण के कारण नहीं निकलते। ये किसके कारण निकलते हैं? रक्त के दाब के कारण निकलते हैं। ये वहां पर वो डिफ्यूजन का प्रेशर नहीं है, वहां पर वो ब्लड का प्रेशर है जो इन चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। इस प्रकार ये सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसको उष्मीय विसरण भी कहते हैं। ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट है, लेकिन मॉलिक्यूल खुद नहीं चल कर जाते। जिनका ट्रांसपोर्ट होता है वो मॉलिक्यूल खुद नहीं चल कर जाते, वो किसी प्रोटीन के साथ जुड़कर जाते हैं। जैसे किसी वाहन के ऊपर बैठ के जाएं, इस तरह से। तो क्या वाहन को एटीपी की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। यह और तरह की ऊर्जा है। और तरह की कैसे? हम जानते हैं कि ये भी थर्मोडायनेमिक्स का नियम है कि ऊर्जा का कोई रूपांतरण 100% एफिशिएंट नहीं होता। एक रूप से दूसरे रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। थोड़ी सी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में वेस्ट होती है, और इस वेस्ट एनर्जी को ऊष्मा के रूप में निकल रही है, जिसका कोशिका में कोई उपयोग नहीं होता, उसके कारण ये वाहक प्रोटीन एक जगह से दूसरी जगह ओसिलेट करती हैं, दोलन करती हैं, तथा इस दोलन की क्रिया के समय वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से पहली जगह कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़कर लाती ले जाती हैं। तो जहां किसी मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो उससे प्रोटीन के साथ जुड़ रहा है, जुड़ सकता है, वहां से तो ज्यादा पकड़ेंगी, और जहां कम है वहां पर छूटने के बाद में वो दूर चला जाएगा। जहां कम है वहां से कम पकड़ेंगी। तो इस प्रकार जो नेट मूवमेंट है वो ज्यादा से कम की ओर होगा। लेकिन मॉलिक्यूल खुद नहीं गया। कैसे गया? किसी वाहक प्रोटीन की सहायता से गया। और क्योंकि ऊष्मा के रूप में एनर्जी चाहिए जो वेस्ट हो रही थी, उसको काम में लिया गया, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कहते, इसको उष्मीय विसरण कहते हैं। अब उसके दो बड़ी एग्जाम्पल हैं। हमारी आंत में फ्रक्टोज का अवशोषण इसी विधि से होता है, और इसी तरह से हमारी आरबीसी में ग्लूकोज का प्रवेश भी इसी विधि से होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या उष्मीय विसरण। अब एक चीज और, ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था, इसमें ऐसा नहीं है कि कम सांद्रता से ज्यादा की ओर मॉलिक्यूल नहीं जाएंगे। नहीं, ये तो विसरण के नियम के ही विपरीत हो गई बात। जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर ज्यादा जाएंगे, और जहां कम है वहां से ज्यादा की ओर कम आएंगे। इसलिए नेट जो परिवर्तन होगा वो ज्यादा से कम की ओर की दिशा में होगा, और अल्टीमेटली एक साम्य की अवस्था जाएगी। उसके बाद में जितने मॉलिक्यूल एक तरफ से आएंगे, उतने ही मॉलिक्यूल दूसरी तरफ से पहली तरफ वापस जाएंगे।
अब बात करते हैं अपन एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सक्रिय परिवहन जो सांद्रता के विपरीत होता है और इसमें ऊर्जा व्यय होती है, एटीपी खर्च होते हैं। जैसे अपन हवा भरते हैं किसी ट्यूब में तो पंप की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम ट्यूब में उपस्थित वायु के प्रतिरोध के बाद में और हवा भरना चाहते हैं। उसमें वायुमंडल में वायुदाब कम है, ट्यूब में वायुदाब ज्यादा है, और फिर भी अपन वायु को और अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो यंत्र को अपन पंप कहते हैं। उसी तरह से मान लो सेल में कोई चीज ज्यादा है लेकिन उसको और आवश्यकता है, तो सेल उसको लेगा। तो कैसे ले? सांद्रता के नियम के हिसाब से ले नहीं सकता। तो कुछ वाहक प्रोटीन ऐसे हैं जो एटीपी खर्च करके उसको पकड़ के यहाँ छोड़ेंगे, उनको अपन पंप कहते हैं। और क्योंकि ये सांद्रता के नियम के विपरीत है, इसलिए इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट, कि जिस तरह से मोटर लगानी पड़ेगी, पंप लगाना पड़ेगा हमारे को पहाड़ पर पानी चढ़ाने के लिए, इसलिए इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ये वाहक प्रोटीन को पंप कहते हैं अपन, ये बात क्लियर हो गई। और इसको 3 प्रकार से बांटा गया है। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट को 3 में बांटा गया है, 3 तरह का है ये। एक को कहते हैं अपन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राथमिक सक्रिय परिवहन, यानी ऊर्जा उस पदार्थ पर खर्च होगी जिसको ट्रांसपोर्ट करना कोशिका का उद्देश्य है। हम हवा भरना चाहते हैं यदि ट्यूब में, तो अपन ऊर्जा खर्च करें हवा भरने में ही, ये इसका उदाहरण है। अब अपन बायोलॉजी में उदाहरण ढूंढे इसका, तो अपन जानते हैं कि सारी बायोमेम्ब्रेन्स पर सोडियम पोटेशियम पंप होता है, यानी सोडियम पोटेशियम को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से भेजने वाला पंप, भेजने वाली प्रोटीन। ये एक कोशिका है, हमने केवल मेम्ब्रेन बनाई है इसकी और कुछ नहीं बनाया है, और इस पर ये सोडियम पोटेशियम पंप है। और ये पंप एटीपी खर्च करके एक चक्र पूरा करता है, उसमें 3 सोडियम आयन बाहर भेजता है, 2 पोटेशियम आयन अंदर प्रवेश कराता है। और ये इस पंप का उद्देश्य है, सोडियम को बाहर भेजना, पोटेशियम को अंदर लाना। हालांकि इनका ट्रांसपोर्ट पैसिव विधि से दूसरे स्थानों से होता है, लेकिन इस पंप का उद्देश्य यही है। और प्रति चक्र एक आयन, पॉजिटिव आयन, एक सोडियम आयन बाहर ज्यादा भेजा जाता है। भेजे तो 3 जाते हैं और वापस ही में 2 ही जाते हैं, इसलिए कुछ चक्रों के बाद में इस मेम्ब्रेन पर विभव बन जाता है। बाहर की तरफ धनावेश, अंदर की तरफ ऋणावेश, तो एक पोटेंशियल डेवलप हो गया। इसलिए इस पंप को इलेक्ट्रोजेनिक पंप भी कहते हैं, बिजली बनाने वाला पंप। और इसकी सहायता से मेम्ब्रेन पर एक पोटेंशियल बन गया। अब क्योंकि इस पंप की प्राथमिक आवश्यकता यह है कि दोनों तरह के आयन हो तभी काम करेगा। ये सोडियम नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, पोटेशियम नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, दोनों एक साथ होने चाहिए। ट्रांसपोर्ट करने के लिए बाहर पोटेशियम होने चाहिए, अंदर सोडियम होने चाहिए, तभी काम करेगा ये। तो दोनों का साथ साथ ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए इसको को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब इसमें एक तो बाहर जाता है, एक अंदर आता है, इसलिए को ट्रांसपोर्ट का यह प्रकार एंटीपोर्ट कहलाता है। को ट्रांसपोर्टेशन का यह प्रकार जिसमें एक आयन एक तरफ जाता है, दूसरा विपरीत दिशा में आता है, उसको अपन एंटीपोर्ट कहते हैं। को ट्रांसपोर्ट तो इसलिए कहते हैं कि दोनों का साथ साथ होता है, अकेले अकेले नहीं हो सकता, और विपरीत दिशा में होता है, इसलिए इसको एंटीपोर्ट कहते हैं। और इसके कारण अपन जानते हैं तंत्रिका कोशिकाओं में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनता है, वहां पढ़ते हैं अपन। ये बहुत सारी चीजें अपन इस तरह से ये रिवीजन मान लें अपन, या फिर वहां अपने को सुविधा मिलेगी चीजों को समझने में। ये मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का दूसरा तरीका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट प्राइमरी ट्रांसपोर्ट से डिफरेंट है। वहां पर ऊर्जा सोडियम और पोटेशियम के ट्रांसपोर्ट पर खर्च होती है। यहाँ पर ऊर्जा उस पदार्थ के ट्रांसपोर्ट पर खर्च नहीं होती जिसे ट्रांसपोर्ट करना कोशिका का उद्देश्य है, बल्कि किसी और पर होती है। लेकिन जिस पदार्थ पर ऊर्जा खर्च होती है उस पदार्थ की सहायता से इच्छित पदार्थ का ट्रांसपोर्ट हो जाता है।
इसको इस उदाहरण से और ठीक से समझ सकते हैं, जैसे हमारे आंत की कोशिकाओं में ग्लूकोज का अवशोषण होना है और ग्लूकोज थोड़ा सा है, अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अवशोषण होगा, पैसिव से नहीं हो सकता अब, तो अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से अवशोषण होगा, क्योंकि थोड़ा है इंटेस्टाइन की कैविटी में और ज्यादा है सेल्स में। तो कैसे करें इसको? पैसिव ट्रांसपोर्ट से नहीं हो सकता, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। तो क्या तरीका अपनाया? यहाँ पर खास तरह के वाहक प्रोटीन है जिन्होंने एटीपी खर्च करके सोडियम को बाहर निकाला, सेल में से सोडियम बाहर गया, तो सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा हो गई। ये सोडियम वापस सेल में आना चाहता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट से आएगा ये, लेकिन ये अकेला नहीं आता। सेल्स इस तरह के बने हुए हैं कि ये सोडियम को तभी आने देगा जब ये अपने साथ में ग्लूकोज को लेके आएगा। तो सोडियम की वापसी में ग्लूकोज भी साथ में आ गया, जिसको ट्रांसपोर्ट करना कोशिका का उद्देश्य था। एटीपी सोडियम के ट्रांसपोर्ट पर खर्च हुए और उद्देश्य है ग्लूकोज को अंदर लाना, लेकिन ग्लूकोज अंदर है सोडियम की सहायता से, सोडियम के साथ में। तो ये भी एक को ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है, लेकिन सोडियम का और ग्लूकोज का दोनों को एक ही दिशा में हुआ, इसलिए इस को ट्रांसपोर्ट को सिम्पोर्ट कहते हैं। जितने पॉइंट्स हैं सब पर प्रश्न बनते हैं और कठिन कठिन प्रश्न भी बनते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का तीसरा तरीका ग्रुप ट्रांसलोकेशन या फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम PTS। और यह परिवहन कैरियर प्रोटीन अकेला नहीं होता है, कैरियर प्रोटीन और एंजाइम्स का एक ग्रुप होता है जिसके द्वारा पूरा होता है। जैसे बैक्टीरिया में ग्लूकोज का प्रवेश जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हो रहा है तो ग्लूकोज को प्रवेश के साथ साथ ग्लूकोज फॉस्फेट में बदल दिया जाता है, इसलिए इसको फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम कहते हैं। यात्रा शुरू करता है ग्लूकोज और पहुंचते पहुंचते बदल जाता है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यह फॉस्फेट समूह फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP द्वारा दिया जाता है, और ये खास तरह का प्रोसेस हो गया, सीधा एक कैरियर प्रोटीन से ये नहीं हुआ, इसलिए इसको अलग से नाम दे दिया गया ग्रुप ट्रांसलोकेशन या फॉस्फोट्रांसफरेज सिस्टम।